हमारी पॉलिटिक्स की सबसे बड़ी कड़ी है लोकतंत्र की है वो गांव। और लेकिन अब क्या होता है जब कमानी अनपढ़ों के हाथ में होती है गाँवों की, तो उनका डेवलपमेंट ही नहीं, उनको पंचायत चलाना नहीं आता। आज लाछड़ा एक रोल मॉडल बन रहा है लोगों के लिए, तो आपने इसकी डेवलपमेंट की शुरुआत कैसे की? इस गांव की स्थिति हमने देखी तो उस समय यहाँ ना तो नाली थी, ना यहाँ रोड लाइट थी, ना यहाँ अपने को सड़क बराबर मिलती। सबसे पहले हमने सीवरेज बनाया, सीवरेज बनने के बाद हमने उसको सीसी रोड बनाया। कि अभी गांव में क्या होता है कि पहले रोड बनता है, बाद में पाइपलाइंस वगैरह डाली जाती है, ऐसा होता है। ये हमने वहाँ 2 मंदिर स्थापित किए और उसके साथ साथ में हमने छोटे बच्चों के और बड़े बच्चों के स्विमिंग पूल बनाए। तो मेरा बहुत विरोध हुआ, तो मुझे रोना आ गया वहाँ पे जब मैंने कहा ये मैं अच्छा करने जा रहा हूँ, ये लोग मुझे क्यों विरोध में ला रहे हैं। अगर हम गांव की बात करें, वहाँ पे अगर कोई भी विकास करवाना होता है, अगर हम सरपंच को बोलेंगे किसी भी चीज़ के लिए, तो वो एक ही बात बोलता है कि फंड पास नहीं होता है। मतलब ग्राम पंचायतों में फंड की कभी कमी नहीं रहती। अगर हमें एक नॉर्मल पर्सन की तरह डेवलपमेंट कराना है कि नालियाँ है, रोड है, तो ये चीज़ हम कैसे करवा सकते हैं? अब उसके लिए सबसे पहले सरपंच साहब को नहीं, जैसे अभी तो आप अपनी बता रहे थे, लेकिन मैं उन सरपंच की बात कर रहा हूँ जो विकास करना ही नहीं चाहते, तो उनसे कैसे विकास करवा सकते हैं? ये तो अक्सर लोग कहते हैं कि सरपंच सिर्फ पैसे खाता है। ये जनता का कहना बिल्कुल सत्य भी है। जो सरकारी पोर्टल्स होते हैं ना, वहाँ पे दिखाया जाता है कि अगर कोई भी काम हुआ, कहीं सफाई करे या कहीं पेड़ कटवाए, तो रियल में तो उसकी कॉस्ट होगी 5 से 10 हज़ार, लेकिन अगर हम पोर्टल पे देखें ना, 50,000 से 1 लाख तक भी लिखे हुए होते हैं। और जो आप लोग देखते हो उसमें देखते हो 50,000 पंचायत ने उठाई, पंचायत नहीं उठाती हो। अगर हमें लगता है कि सरपंच भ्रष्टाचार कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो उसके खिलाफ कोई एक्शन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते ना आप। क्या कर सकते? बिल्कुल आपको सबसे पहले तो क्या फिर सरपंच हट जाता है अगर उसके खिलाफ होता है भ्रष्टाचार? खमांग सा खमा गए। पधारो हमारे पॉडकास्ट में, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप दोनों अपना इंट्रोडक्शन दे दें। जी, मेरा नाम सुमलता मेवाड़ा है। मैं 2014 से अभी वर्तमान तक सरपंच पद पर कार्यरत हूँ और बहुत ही निष्ठा के साथ मैं अपनी भूमिका का निर्वहन कर रही हूँ। आपका सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो हमें अनुभव साझा करने का जो अवसर मिला है। मैं सुमलता जो सरपंच साहिबा है उनका पति के रूप में यहाँ गांव की सेवा दे रहा हूँ और मैं एक जेएसएस जो हमारी सहकारी समिति उसका अध्यक्ष भी हूँ। मुझे 2 पद यहाँ मिले हुए हैं और दोनों पद को मैं सेवा के रूप में यहाँ गांव की सेवा कर रहा हूँ और निष्ठा से मैं कार्य कर रहा हूँ। आप स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से भी रहे हैं? हाँ, मेरा जीवन में एजुकेशन में मेरा वॉलीबॉल मेजर गेम था। मैं 7 बार नेशनल भी खेला हुआ हूँ और मेरा आज की तारीख में मेरे साथ के सारे सब कोचेस बन गए हैं और मेरे भी आई थी गवर्नमेंट सर्विस, लेकिन वह मैं बिजनेस को ज़्यादा प्रायोरिटी देता था, इसलिए मैं जॉब में नहीं जा पाया। तो आपने सरपंच बनने का फैसला कैसे किया था? जी, 15 अगस्त 1947 आजादी के साथ ही पूरे भारतवर्ष के सामने गांवों की समस्या महत्ती थी और जब पंचायती राज की स्थापना हुई तो गांव को राजनीतिक दुष्प्रभाव, दुराग्रह और उसके गलत परिणामों को मद्देनजर रखते हुए उसको राजनीतिक मंच से दूर रखा गया और गांव के बारे में ये अवधारणा रखी गई कि यहाँ पर केवल ऐसे व्यक्ति को चुना जाए। इसको किसी राजनीतिक चिन्हों से भी नहीं सहेजा गया, इसको दुराग्रह से दूर रखा गया और किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में ये बागडोर दी जाए ताकि गाँव का विकास एक राष्ट्र के रूप में विकसित हो। क्योंकि जिसका गाँव अगर पूर्ण रूप से विकसित है तो उसका राष्ट्र भी एक मजबूत नींव के रूप में, अगर जिसकी नींव मजबूत होगी तो उसका पूरा जो ढांचा है, जो आधार है, वो भी एक सशक्त राष्ट्र के रूप में निर्माण होगा। इसी भावना को मद्देनजर रखते हुए गाँवों में एक निष्ठावान व्यक्ति को जो कर्मठ रूप से बिना किसी राजनीतिक दुराग्रह को रखते हुए गाँव का पूर्ण विकास करे, ऐसी भावनाओं को रखते हुए पूरे जो पंचायती राज का गठन हुआ, इसी सोच के आधार पे हुआ कि गाँव को राजनीतिक दुराग्रह से दूर रखें और ऐसे व्यक्ति का जो चुनाव किया जाए, जो गाँव में निष्पक्ष रूप से गाँव का विकास करे और इसी भावना को लेकर मैं इस पद पर चुनी गई और आज़ादी के बाद मैं सोचती हूँ कि यहाँ पर बहुत कुछ जगह है ऐसी थी जहाँ पर
नालियों का, लाइटों का भी शायद काम नहीं हो रखा था, उनको लाया गया और हमने बहुत ही निष्ठापूर्वक यहाँ पे काम किया। और मैं पूरे गाँव से भी मेरी यही अपील रहेगी कि अपनी मानसिकता को बिना किसी राजनीतिक सोच के गाँव के पूरे विकास में सहायता के रूप में हमारा साथ दिया। असली भारत तो गाँव में बसता है, इसलिए गाँव का विकास सबसे पहले होना चाहिए, तभी भारत का विकास होगा। और जब आपने लाछुड़ा की कमान संभाली थी, सरपंच बने थे, तब लाछुड़ा की क्या स्थिति थी और क्या क्या चैलेंजेस आपको उस टाइम फेस करने पड़े थे? जब हमारे को सरपंच पद से हम जब निर्वाचित हो गए, तब हमने देखा, उससे पहले हमारी सोच थी, जो हमारा गांव था पूरे अंधेरे में बसा हुआ था। हमारे गांव में चारों तरफ कीचड़ फैला हुआ रहता था। ना हमारे गांव में कोई सीसी रोड हुआ करती थी। जो बुनियादी ढांचा, जो हमारे को एक आवश्यकता होती है मूलभूत, वो सारी हम नहीं मिल पा रही थी ग्रामवासियों को। तो जब हमारे को ये सरकार ने एक एंडामेंट लगाया, एक नियम लगाया कि भी पढ़े लिखों का योगदान अगर इसमें मिलेगा सरपंचों में, तो बहुत कुछ अच्छा कर पाएंगे। उसी सोच के आधार पे जब हमें मालूम पड़ा, इस गांव की स्थिति हमने देखी, तो उस समय यहाँ ना तो नाली थी, ना यहाँ रोड लाइट थी, ना यहाँ अपने को सड़क बराबर मिलती थी, आवागमन के साधन नहीं थे। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए सर्वप्रथम हमने गांव में विकास की जो रूपरेखा बनाई है, तो सबसे पहले हमने हमारा गांव का जो कीचड़ है उसको खत्म किया हमने। और हमने सारा नाली को पेराइटी नहीं देकर हमने सीवरेज बनाया, ताकि हमारा राजकीय फंड बार बार खर्च ना हो। एक बार पैसा लग जाएगा तो उसका फंड को हम अदर योजना में काम में ले सकते हैं। ऐसी सोच लेके हमने सबसे पहले हमने सीवरेज बनाया। सीवरेज बनने के बाद में हमने उसको सीसी रोड बनाया, ताकि कच्चा कहीं नहीं रहे। सीवरेज डलने के बाद डैमेज ना हो, उसकी हमारे को दुरुस्तीकरण नहीं करनी पड़े, वो पैसा भी हमारा वेस्टेज नहीं हो, इसलिए हमने सीसी रोड बनाया। फिर हमने पूरे गांव में स्ट्रीट लाइट लगाई, हाई मास्ट लाइट लगी। जहाँ जहाँ हमारे चौराहे मोहल्ले बड़े बड़े हैं, वहाँ हमने हाई मास्ट लाइटें लगाई और हमने पूरे गांव को स्ट्रीट लाइट दी, ताकि जो अंधेरा था वो प्रकाश में हो गया। प्रकाश में जब तक हम उजाले में रहेंगे, तो हमारा विकास भी उजाले की तरफ अग्रसर होगा। ये सोच के हमने इस विकास की नींव स्टार्ट की। तो ये सीवरेज वाला आइडिया आपको कहाँ से आएगा नालियों के लिए? वो यही सोच में मन में पैदा हुई, जब हम सोचते थे कि भी शहरों में सीवरेज बन रहा है, तो उसका हमने यूज देखा कि सीवरेज का वास्तविक यूज क्या है। वास्तविक यूज यही था कि जब गंदगी खत्म हो रही है और हमारे गांव के जो झगड़े खत्म हो रहे हैं, तो सबसे पहले बोला हमने शहर में लागू हो सकती है, तो हमारे गांव में क्यों नहीं हो सकती। तो हमने ये भावना हमारे गांव में डेवलप की। उसी का एक छोटा रूप, जो एक बड़े लेवल पे वहाँ शहर में होता है, हमने वो छोटा पाइप चॉइस करके उसको सीवरेज को लागू किया और हम सफल भी रहे। हमारा सीवरेज लाइन आज 8 साल हो गया कंटिन्यू, हमारे गांव में किसी प्रकार की हमारे को प्रॉब्लम नहीं आई। और हमारा सफल, जो सबसे बड़ा मैं अपने आप को मानता हूँ सबसे अच्छा काम जो सीवरेज का है, वो हमारा एक बहुत असमरणीय काम है। जी, अगर हम हमारे गांव की बात करें तो अभी बारिश के टाइम ऐसी सिचुएशन होती है, गाँव से निकलना भी मुश्किल होता है, क्योंकि नालियाँ बाहर होती है या तो उनमें मिट्टी वगैरह चली जाती है बारिश के टाइम, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आपने ये बिल्कुल सही सॉल्यूशन निकाला सीवरेज वाला, और इससे बहुत सारे गाँव को भी सीखना चाहिए कि अभी गाँव में क्या होता है कि पहले रोड बनता है, बाद में पाइपलाइंस वगैरह डाली जाती है, ऐसा होता है। ये इसी को अननेसेसरी फंड को बचाने का काम ये हमने किया है सबसे पहले। इससे गंदगी भी नहीं हो रही है, स्वास्थ्य का भी लाभ हो रहा है लोगों को। जो बैक्टीरिया, कीटाणु, डेंगू, मलेरिया जो बीमारियां होती है, सीवरेज लाइन होने से ये सारे कवर हो जाते हैं। गंदगी कीचड़ नहीं होने से कीटाणु कम होते हैं और महामारी जैसी बीमारियां ये कम फैलती है। आज लाछुड़ा एक रोल मॉडल बन रहा है लोगों के लिए, तो आपने इसकी डेवलपमेंट की शुरुआत कैसे की थी? सबसे पहले हमने क्या, जब हमारे को जब ये निर्वाचन हुए, उसके बाद हमने अच्छे से बैठ के पूरे गांव के साथ ग्राम सभा की। ग्राम सभा में बैठ के हमने विचार किया कि हमारे गांव में मूलभूत सुविधाएं की क्या कमी है और क्या क्या हम ऐसा डेवलपमेंट करें ताकि हमारा गांव आज लोगों के लिए आइडल बन पाए। तो हमने सबसे पहले हमारी मूलभूत सुविधा जुटाई। फिर जैसे जैसे हमारा फंड जो एनएसएस बर्बाद होता था, उसको सारा सेव किया। सेव करने के बाद में हमारी जो गांव की जो सारी सुविधा, शहर की जितनी भी सुविधा होती, वो सारी सुविधा को हमने इम्प्लीमेंट यहाँ गांव में किया। तो जैसे जैसे सरकारों के नॉर्म्स आते गए, जैसे हमें स्टेडियम का बनाने का प्रावधान आया, तो हमने स्टेडियम उस रूप में बनाया, तो ताकि कभी जीवन में आगे जाके बच्चे को तकलीफ ना हो और एक प्लेटफॉर्म मिल पाए, वो अपनी इच्छा शक्ति यहाँ अपने तैयार कर सकते और आगे जाके उसका कंपटीशन में भाग ले सके। इसी प्रकार हमने गार्डन बनाया। गार्डन की सोच से बनाया हमने कि ताकि यहाँ से हमारे दूर दराज 1 किलोमीटर हमने जगह चॉइस की, वहाँ जाके हमारा एक बीमार व्यक्ति भी अगर मॉर्निंग वॉक करके जाएगा, वहाँ अगर हरियाली में घूम के आएगा, तो उसको अपना शरीर का लाभ मिलेगा। उसी को सोचते हुए हमने ओपन जिम लगाई। ओपन जिम लगाने का एक उद्देश्य था
कि अगर यहाँ कोई बच्चे वहाँ एक्सरसाइज करने जाएंगे, बड़े बुजुर्ग वहाँ जाएंगे, तो ताकि उनको स्वास्थ्य का लाभ मिल पाए। और उसको भी ध्यान में रखते हुए हमने वहाँ एक आध्यात्मिक से जोड़ा लोगों को। जो आज की तारीख में हमारा हिंदू संस्कृति का जो एक महत्व है, हमारी युवा पीढ़ी जो विचलित हो रही है और आने वाले बच्चों के जो भविष्य को हम देख रहे हैं, उनको एक आस्था से जोड़ने का हमने एक बहुत अच्छा अनूठा प्रयास उसी जगह में किया है। हमने वहाँ 2-2 मंदिर स्थापित किए, ताकि आने वाली पीढ़ी को ये मालूम पड़े कि हमारे आराध्य देव वगैरह है ये, और वो उससे जुड़े रहें और उनको एक प्रेरणा मिलती रहे कि ये हमारे भगवान है। वो दूसरी जो आजकल गैंगस्टर वगैरह ना बहुत सारे चल रहे हैं सिस्टम, उनकी तरफ डाइवर्ट ना होके और एक आध्यात्मिक जीवन में लगा रहे और हमारा हिंदू संस्कृति का जो महत्व है उसको समझ सकें। और उसके साथ-साथ में हमने वहाँ एक ऐसा डेवलपमेंट किया कि बच्चों के मनोरंजन का क्या साधन जुटाया जाए। तो हमने क्या एक स्विमिंग पूल वहाँ छोटे बच्चों के और बड़े बच्चों के स्विमिंग पूल बनाए। तो अकस्मात जो घटना सुनते हैं कि आज बच्चे क्या तालाब नाडे में वो जो पानी भरा रहता है, वो वहाँ में कूद जाते हैं, उनको ये मालूम नहीं नीचे अंग्रेजी बबूल है, कौन से पेड़ है, पत्थर है, क्या है, फिर उनके घटना घट जाती। तो उनको सब घटनाओं को रोकने के लिए हमने 2 स्विमिंग पूल तैयार किए। एक छोटा चिल्ड्रन का बनाया ताकि बच्चे वहाँ किलकारे करें, बच्चे खेल सकें और बच्चों को ये मालूम है कि पानी ऐसा है जिसमें हम सेफ रह सकें, ऐसी हमने व्यवस्था की। बड़ा स्विमिंग पूल बनाया ताकि बच्चे तालाब नाडे में न कूद कर यहाँ अपना स्विमिंग का आनंद लेवे और ये अपना भविष्य बनाने का भी काम करें और उन्हें मनोरंजन का पार्ट भी वो ले सके। ऐसी मूलभूत सुविधाएं हमने एक पार्क में विकसित की। जैसे कि हमारे गांव में जैसे ही कोई बाहर से आते हैं ना, तो सबसे पहले हमारे गांव का जो पंचायत भवन देखते हैं, तो उनको सबसे पहले एंट्री में हमारा रोड पे पंचायत भवन बना हुआ है जो बिल्कुल गढ़ और किले की तरह लगता है। तो उनको ये महसूस आता है कि ये रोड पे किला किसका बना हुआ है। जब वो बोर्ड देखते हैं ग्राम पंचायत है, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। पहले हम भी नहीं पहचान पाए थे कि ये ग्राम पंचायत भवन है। हाँ, क्योंकि आपको भी लगा होगा किसी राजपूत परिवार का फैमिली का कोई मकान होगा रोड पे। तब जब हमारे को पुरानी रियासतें चलती थी, तब हमारी पंचायत उन्हीं में चला करती थी। हम उन्हीं को आधार बना के हमने एक गढ़ की थीम दी और पंचायत भवन बनाया। और उसके बाद में जैसे हमारा प्रवेश द्वार देखते हैं, तो जब गांव में एंट्री होते हैं तो हमारा प्रवेश द्वार देखते हैं तो उनको लगता है कि यार ये तो बहुत धार्मिक नगरी दिखती है, इसका पूरा प्रवेश द्वार ऐसा बना हुआ है, तो गांव स्वाभाविक रूप से अच्छा ही होगा, क्योंकि उनको वहाँ अच्छी फीलिंग आती है हमारा प्रवेश द्वार देखते ही पहले। फिर प्रवेश द्वार के बाद जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो हमारे चारों तरफ सर्कल में हमने स्टेचू बना रखे हैं। तो जब एंट्री होते हैं तो हमारा सब शहीद भगत सिंह जी, राजगुरु जी और इनका स्टेचू बना हुआ है। वहाँ फाउंटेन लगे हुए हैं और उस फाउंटेन को देखते हुए वो लगता है कि यार ये तो हम कहीं ग्राम पंचायत में नहीं हो, नगर पालिका, नगर परिषद जैसा उनको फील आता है। फिर जैसे अगर अगर अदर स्टेट में जाते हैं, अदर स्टेट में जाने के बाद जहाँ चौराहे मिलता है, तो वहाँ आगे गए तो राणा कुंजा जी का स्मारक बना हुआ है। तो वहाँ पे भी लाइटिंग वगैरह और फाउंटेन वगैरह लगे हुए हैं। तो राणा कुंजा जी का स्मारक देख के उनको बहुत अच्छा फीलिंग आती है कि भाई हमारे महापुरुषों को याद किया गया है। फिर आगे बढ़ते हैं तो वहाँ हमारा अम्बेडकर जी का स्टेचू बना हुआ है। तो अम्बेडकर जी का स्टेचू देख के यूँ संविधान की सबको याद आ जाती है। जब हमारा संविधान निर्माता है, तो संविधान निर्माता को सबसे पहले गाँव में होना ज़रूरी है और हमारे युवाओं को जो सीख मिलती है, तो हमारे उनको आदर्श को याद किया जाता है। तो ऐसे-ऐसे महापुरुष के हमने जो स्टेचू बनाए हैं, तो उन सभी को गाँव की एक मतलब थीम मालूम पड़ जाती है कि यार इस गाँव में कुछ न कुछ अच्छा कार्य हो ही रखा होगा। फिर जब वो वहाँ आगे बढ़ते हैं, तो पंचायत भवन की तरफ वो कदम उठाते हैं तो हमारा जो सभागार भवन देखते हैं, तो वहाँ ऐसा लगता है कि हम जैसे सीएम हाउस बैठे हैं, चाहे कलेक्ट्रेट बैठे हैं, तो यहाँ हमारे वार्ड पंचों को जो बोलने के लिए माइक दे रखे हैं, स्पीकर लगे हुए हैं, आपको जो टेबल जो राउंड चेयर बनी हुई है, आपको पानी पीने के बॉटल्स वगैरह है, आरओ की जो व्यवस्था है अंदर और आपका जो सिस्टम है पूरा, तो अपने को यूँ आता है कि हम कोई गाँव की विकास की चर्चा करने जा रहे हैं, तो एक सभागार को देख के सबका मन अभिभूत हो जाता है। फिर जैसे-जैसे वो उसी पंचायत भवन को देखते हैं तो हमारा सचिव का रूम अलग है, तो सचिव साहब का पूरा कार्यालय एक फिक्स है, जनता को हर टाइम खुला हुआ मिलता है। सरपंच साहब का रूम अलग है, तो वहाँ सरपंच साहब से कोई स्पेशल बात करनी हो, कुछ अपना समस्या लाए तो उनको बराबर मिल जाते हैं वहाँ और वहाँ बातचीत हो जाती है। फिर उसी परिसर में हमने ई-मित्र लगा रखा है, तो ई-मित्र पे जब भी कोई जनता अपना काम करवाने आती है, तो ई-मित्र वाले बराबर उनको सेवा देते हैं, तो उनको बहुत अच्छा लगता है कि एक ही छत के नीचे सरपंच साहब मिल गए, ई-मित्र मिल गया, कोई इधर का भागना नहीं पड़ा, सरपंच साहब को ढूँढना नहीं पड़ा, ई-मित्र वाले को ढूँढना नहीं पड़ा, सचिव साहब को ढूँढना नहीं पड़ा। ये सारी चीज़ें एक साथ मिल जाती है।
फिर जब उनको मालूम पड़ता है कि ऊपर हमारी लाइब्रेरी बनी हुई है, जब ऊपर वो जाते हैं पंचायत भवन के ऊपर जाके जैसे डिजिटल लाइब्रेरी देखते हैं, तो उनको और अच्छा लगता है कि यहाँ तो सारा सरपंच साहब की नज़र में है कि सारा जो प्लेटफ़ॉर्म बना रखा है वो एक ही छत के नीचे बनाया है, तो ताकि यहाँ बच्चों में अवेयरनेस नहीं हो, तो ये लाइब्रेरी का भी बेनिफिट उनको जब देखने को मिलता है तो बहुत अच्छा फ़ील आता है। तो सर, ये महिलाएं घर से निकलने में हिचकिचाती है, तो क्या 2-3 किलोमीटर गांव से दूर है जो शिव परिवार की स्थापना हुई और जो शनि महाराज का मंदिर है, तो औरतें अध्यात्म की भावना को लेके वहां दर्शन करने जाती है, तो उनका घूमना हो जाता है, ये उनको स्वस्थ लाभ की तरफ अग्रसर करता है। अक्सर अगर हम गांव की बात करें तो शमशान घाट को इग्नोर कर दिया जाता है, वहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं होता है। लेकिन अगर आपके गांव की बात करें तो आपने शमशान घाट को भी अच्छे से डेवलप किया है और हर धर्म और जाति के हिसाब से आपने अच्छे से बनाए हुए हैं। सर हमारा क्या सबसे पहले हमें जब ये गाँव की कमान हमारे हाथ में आई, उसके 3 दिन बाद ही हमारे गाँव में एक डेथ हो गई थी। तब हम यहाँ से जब उसकी दाह संस्कार में गए ना, उस समय ऐसी पोजीशन थी यहाँ से कच्चा रास्ता, ग्रेवल रोड ग्राम पंचायत से लेकर और दोनों तरफ अंग्रेजी बबूल टच हो रहे हैं और उस बॉडी को ले जाने के लिए हमें जेसीबी मंगा के उसका रास्ता बना के उसका दाह संस्कार करना पड़ा और वहाँ जो दाह संस्कार में जो लोग आए, उनको बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। तो उसी दिन में हमने मन में ठान लिया कि भाई ये चौथा द्वार हमारा मोक्ष द्वार है, ये भी हमारा एक द्वार है, तो इसको क्यों ना अपन डेवलप करें, क्यों इसको इग्नोर किया जाता है। तो उस दिन से हम इस धारा में लग गए, शमशान घाट के विकास में। सबसे पहले हमने वहाँ से सफाई की, अंग्रेज बबूल एक भी सारे निकाल दिए और यहाँ से लेके पंचायत से लेके उस रोड को हमने 10 फीट की जगह 25 फीट चौड़ा किया। अतिक्रमण था उसको हटाया, चौड़ा रोड बनाने के उद्देश्य ये था कि डबल रोड बनाएंगे ताकि कभी हमारे यहाँ से डेड बॉडी जाती तो आवागमन प्रभावित ना हो। वो ये सोच से हमने यहाँ से पंचायत भवन से लेकर शमशान घाट को जोड़ा। सबसे पहले रोड बनाई, रोड को वहाँ से हमने लाइट से जोड़ा ताकि किसी को अंधेरा का आने जाने वाले को ये नहीं लगेगा रास्ते में शमशान घाट। उस पहले डर बहुत था लोगों में, इस रोज रास्ते को यूज नहीं करते थे कि डर था शमशान घाट आएगा कैसे जाएंगे, तो हमने ये सारी पहले डर खत्म किया। फिर हमने वहाँ शमशान घाट में काम स्टार्ट किया, तो मेरा बहुत विरोध हुआ, इतना विरोध हुआ कि मुझे लोग ये आके कहने लगे कि कल बॉडी आ जाएगी तो कहाँ बिठाएंगे, अंग्रेजी बबूल देसी बबूल तूने सब निकाल दिए, यहाँ धूप में कैसे दाह संस्कार करेंगे। तो मुझे रोना आ गया वहाँ बैठे बैठे, मैंने कहा ये मैं अच्छा करने जा रहा हूँ, ये लोग मुझे क्यों विरोध में ला रहे हैं। तो मैंने फिर लोगों को समझाया, मैंने कहा अभी स्टार्ट किया है, अभी आप देखते जाओ, मैं आपको बैठने की व्यवस्था भी दूंगा, मैं आपको छाया की व्यवस्था भी दूंगा, दाह संस्कार की आपको व्यवस्था भी दूंगा, नहाने की व्यवस्था भी दूंगा, लकड़ी की व्यवस्था भी दूंगा, सारा सब कुछ प्लेटफॉर्म आपको यहीं मिलेगा। आपको केवल बॉडी यहाँ लाके यहाँ लेके आना, आपको सारा दाह संस्कार की सुविधा दूंगा। और इस पंचायत ने मेरा साथ भी दिया फिर बाद में धीरे-धीरे, और उस उद्देश्य से मैं सफल भी हुआ। और अभी हमारा गाँव आप जैसा कह रहे हैं रोल मॉडल के रूप से जाना जा रहा है और निश्चित रूप से जाना जाएगा, क्योंकि हमें राज्य सरकार से अवार्ड मिला हुआ है, केंद्र सरकार से अवार्ड मिला हुआ है। हमारा स्वच्छ भारत मिशन में हमारा गाँव ओडीएफ में प्रथम रहा हुआ है। बहुत सारी मतलब योजना में हमारा गाँव अव्वल आ रहा है। और जैसे कि भी आपने बताया आपको अवार्ड भी मिले, तो कौन सा अवार्ड मिला था आपको? हमारे को एक अवार्ड मोदी जी ने दिया है, लखनऊ में हमने मोदी जी से स्वच्छ भारत मिशन के तहत अवार्ड लिया है, ओडीएफ पंचायत का, और उसी के तहत हमारे को एक अवार्ड मिला लखनऊ में, अपना उमा भारती जी ने दिया है, वो भी हमारे को स्वच्छ भारत मिशन के तहत मिला। भारत सरकार द्वारा मोदी जी से जो हमारे एक कंपटीशन पैदा किया था, जो पंचायत सर्वप्रथम ओडीएफ होएगी उसको सम्मानित करेंगे। उसमें हमारी पंचायत ओडीएफ हो गई थी, ओडीएफ होने के बाद ओडीएफ प्लस हुई। ओडीएफ प्लस होने के बाद में जब हमारे को मोदी जी द्वारा वहाँ सम्मानित किया गया, वहाँ हम कम से कम यहाँ 200 सरपंच राजस्थान से थे, उनको सबको एक साथ हमारे को प्लेटफॉर्म पे बुला कर मोदी जी ने सबको प्रशस्ति पत्र देकर हमारे को सम्मानित किया गया। ग्राम पंचायत लाछुड़ा उसमें अपने जिले में फर्स्ट नंबर थी। तो ओडीएफ और ओडीएफ प्लस क्या होता है दोनों? ओडीएफ का मतलब होता है कि हर घर में शौचालय होना, ओडीएफ प्लस वो होती है कि शौचालय के साथ साथ ग्राम पंचायत की साफ सफाई कंप्लीट हो रही है और सार्वजनिक शौचालय का यूज हो रहा है। लाछुड़ा में आप इतना डेवलपमेंट कर रहे हो, तो इससे गांव के लोगों को भी रोजगार मिल रहा है? बिल्कुल निश्चित रूप से, हर तरीके से, जैसे हमारा गार्डन चल रहा है, मनोरंजन का ये चल रहा है, स्विमिंग पूल चल रहा है, हमारा ये जैसे आध्यात्मिक जीवन से जुड़े हुए मंदिर वगैरह जो आ रहे हैं, तो हमारे गांव में निश्चित रूप से कोई न कोई बाहर से आता है आदमी, तो उसको पेट्रोल से लेकर, चाय से लेकर, कुछ भी अपना खाना पीने के माध्यम से लेकर, कहीं प्रसाद से लेकर, चाहे वहाँ स्विमिंग किट से लेकर, किसी न किसी प्रकार से हमारे गांव को
हर प्रकार से किसी न किसी माध्यम से रोजगार मिल ही रहा है। और आपने 51 फीट की जो शनि महाराज की मूर्ति बनाई है, तो उसके पीछे क्या आइडिया था आपका? वो सबसे पहले मंदिर और हमारा जो जीवन है, सबसे पहले हम उठते पहले हम भगवान को याद करते हैं। तो 51 फीट मंदिर बनाने का यही लक्ष्य था कि हमारा सरकार ने इतना अच्छा डेवलपमेंट कर दिया, सरकारी पैसा इतना लग गया है, तो क्यों ना लोगों को उस सरकार की पैसा खर्च हुआ उसका फ़ायदा मिले और वहाँ एक आस्था को आश्रित किया जाए वहाँ, ताकि उस आस्था के माध्यम से लोगों को ये फ़ायदा मिले कि भई आज हम वहाँ गए तो सरकार ने कितना पैसा लगाकर हमारे लिए कितना व्यवस्थित यहाँ दार्शनिक स्थान बनाए हैं, तो निश्चित रूप से पैसा खर्च होता है तो उसका फ़ायदा मिलता गाँव। जब आपने स्टार्टिंग में डेवलपमेंट करना स्टार्ट किया था, तब लोगों ने सपोर्ट भी किया होगा और साथ में विरोध भी किया होगा। देखो सर, सबसे बड़ी बात जब कोई नई चीज़ तैयार करते हैं तो सबसे पहले विरोध होता है उसका। विरोध होना जायज़ है, क्योंकि उन्होंने कभी उनकी सोच ही नहीं थी। सर्वप्रथम हम जब पंचायत में आए थे, तब हमारे पास पंचायत की व्यवस्था में एक दरी भी नहीं थी बराबर। जब हमने चार्ज लिया, तो वहाँ हमने खड़े-खड़े रजिस्टर पे साइन करके चार्ज लिया। उसी दिन हमने ठान ली थी कि सबसे पहले हमारा पंचायत भवन ऐसा हो, ताकि हमारा ग्रामवासी जब आएगा, वो बैठेगा कि भई हमें लगेगा कि हम ग्राम पंचायत में गए हैं, तो हमारा विकास अपने आप ही उसकी सोच में परिवर्तन आएगा। तो सबसे पहले मैंने पंचायत भवन का ऐसा निर्माण किया, ताकि लोगों को लगे कि हम जिस जगह जा रहे हैं, उस जगह जाके हम कोई काम करा पाएँगे। सोच क्यों बदली हमने? अगर हम उसी डर्रे पे चलते और उसी तरीके और उसी के इंतज़ार में रहते, तो शायद मैं इतना विकास नहीं करा पाता। क्योंकि हमने सोच को बदली, तो हमारा विकास अपने आप रफ्तार पकड़ता गया। क्योंकि जिस गाँव को देश आज़ाद होने के बाद में नियमित सरकारें नए-नए प्लान बनाती है, और सबसे पहले जो भी सरकार बनेगी, चाहे कांग्रेस बनो, चाहे बीजेपी बनो, चाहे बसपा बना, कोई भी बनेगी, उनका सबका उद्देश्य रहता है गाँवों के लिए कुछ न कुछ सोचना है। क्योंकि हमारे प्रथम कड़ी जो है गाँव, हमारी पॉलिटिक्स की सबसे बड़ी कड़ी है, लोकतंत्र की है वो गाँव। वहाँ बड़े-बड़े जो बुद्धिजीवी बैठते हैं, वो सबकी सोच रहती है कि गाँवों के लिए कुछ बनाएँ। और लेकिन अब क्या होता है, जब कमानी अनपढ़ों के हाथ में होती है गाँवों की, तो उनका डेवलपमेंट ही नहीं, उनको पंचायत चलाना ही नहीं आता है। तो पंचायत चलाने का जब नियम आया कि शिक्षा में जो आप 8th क्लास पास करेगा, वही इसमें पंचायती राज में भाग लेगा। तो इसका बहुत अच्छा उदाहरण और उसका सफल जो देखने को मिल रहा है, ये 10 सालों में देखने को मिला। ये नियम आने के बाद में जब कभी सचिव हमारे को ये बताता था कि ये तो हमारे पास नहीं होती थी, जबकि पंचायत राज की बुक में लिखा हुआ है कि ये कार्य इसमें स्वीकृत है। हम पढ़ाई करके, स्टडी करके तैयार होके जाते थे। हमारे एमपी बनने के लिए तैयार नहीं होते थे, तो हम वो नियम बताते थे कि पंचायती राज की फलाक-फलाक बुक में ये नियम के तहत ये कार्य लिखा हुआ। क्यों नहीं होगा भाई? यहाँ नहीं मानेगा। हम जिला परिषद गए, बहुत सी बार में गजेंद्र जी सीओ साहब थे। यहाँ नए-नए काम इम्प्लीमेंट किए तो मेरे एमपी नहीं पढ़ते थे। तो गजेंद्र सिंह जी को विजिट कराता था मैं, और वो गजेंद्र सिंह जी के आने के बाद में नियम का हवाला देते थे कि भई इसकी एमपी क्यों नहीं कर रहे हो? तब जाके मेरे को ये धीरे-धीरे सफलता मिलती। और जो काम किए, वो सारे मैंने पंचायती राज के नियमों के अधीनित किए, और सारे पंचायती राज में ये कार्य हैं। तो ये बोल सकते हैं कि एक एजुकेटेड पर्सन आप, इसलिए आप विकास कर पा रहे हो। बिल्कुल, बिल्कुल, इसमें अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि पंचायती राज ऐसा राज है, ये हमारा लोकतंत्र की पहली सीढ़ी है। अगर इसमें शिक्षा का महत्व है, और शिक्षित आदमी अगर यहाँ कोई ग्राम पंचायत का संचालन करेगा, तो वो हमेशा नवाचार लाएगा, उसकी सोच भी अच्छी रहेगी, क्योंकि उसने शिक्षा ले रखी, उसने यहाँ से गाँव से बाहर जाके कुछ देखा हुआ है। अब उसी आदमी को अगर आप यहाँ कमान दे दोगे जिसका अनुभव कुछ शहर यहाँ तक ही लिमिटेड है, तो वो उतना ही सोचेगा ना कि भाई उसको जैसा वो सचिव साहब कहेंगे, वैसा वो काम करता जाएगा। तो गाँव का डेवलपमेंट तो होगा ही नहीं ना। गाँव में तो शिक्षा का महत्व समझने वाला, और वो कहाँ से भी अपनी कामों को कैसे करवाना, कहाँ से सैंक्शन करवाना, कहाँ इसकी वो परमिशन मिलेगी, ये सब जानकारी अगर शिक्षा में अगर जो प्रतिनिधित्व करेगा उसको होगा, तो निश्चित रूप से अगर गाँव का डेवलपमेंट होगा ही होगा। अभी भी ऐसा है कि 8 तक का रूल रखा हुआ है, लेकिन वो डिग्री है पर उनके पास रियल में नॉलेज नहीं है। ये भी प्रॉब्लम होती है कि सरपंच बन तो रहे, लेकिन रियल में नॉलेज नहीं है उनके पास। और दूसरा ये कि उन्होंने यहाँ आसपास की जितनी चीज़ें देखी है कि नालियाँ, रोड यहीं तक सीमित रह जाते हैं। आपने कुछ अलग किया, जैसे कि आपने स्विमिंग पूल बनाया, मंदिर बनाया, क्योंकि आपने कुछ अलग एक्सपीरियंस लिया लाइफ में, तभी चीज़ें वो कर पा रहे हो आप। वो सारी चीजें करने का उद्देश्य यही रहा ना कि भाई जब हमारे यहाँ का लड़का वाटर पार्क में जाके 250 रुपए दे के स्विमिंग करके आ रहा है, जब पानी वही भरा हुआ है, वहाँ कोई अन्य फैसिलिटी नहीं, उसको 250 रुपए रसीद दे के 1 घंटे के लिए 250 रुपए बर्बाद करेगा, और यहाँ से उस वाटर पार्क में जाने के लिए 200 रुपए लगेंगे।
यानी कि एक युवा के 500 रुपए खर्च हो रहे हैं, तो वो चीज अगर वो 500 रुपए अपने घर वाले परिवार वालों की आमदनी नहीं और वो जिद करके वहां जाके वाटर पार्क में खर्च करके आते हैं, तो हमने ये सोचा इनका पैसा बचाओ गांव वालों का। इस पैसे को बचाने के लिए हमने संसाधन तैयार किए ताकि उनको मूलभूत सुविधा यहीं मिल जाए, तो उनको बाहर जाना ही नहीं पड़े। तो अगर हम हमारे गांव की आय बढ़ाएंगे और आय के बारे में सोचेंगे कि एक परिवार जब उसकी 10,000 की आय तो उसको घर भी चलाना पड़ता, बच्चों की शिक्षा भी दिलानी पड़ती, सारा सब कुछ करता। तो चारों पर तरफ से हम उनको संसाधनों को अगर गांव में तैयार करेंगे तो उनका जो निश्चित आय है वो कम से कम बचने लग जाएगी और वो ज्यादा से ज्यादा वो अपने घर का भी सर्वांगीण विकास कर पाएगा। अगर वो पैसा बच्चों की इच्छाएं पूरी करने में खर्च करने लग जाएगा तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा वो परिवार। आज जैसे हमने स्टेडियम बनाया, एक बच्चे को अगर अकेडमी भेजना है तो वहाँ कम से कम महीने की 2-3 हजार रुपए तो अकेडमी वाला लेता है, और अच्छी अकेडमी चला गया तो 10,000 20,000 से कोई नीचे मांगता ही नहीं, 1-1 लाख रुपए उसकी ईयर की फीस लेते हैं। तो आज जब मैंने सारे संसाधन दे रखे हैं यहाँ, तो अब उसको लाख रुपए तो सेव हुए ना उस परिवार के। तो ये सब सोच वहां से पैदा होती है जब शिक्षा का अपने खुद ने ग्रहण की हो। अगर हम गाँव की बात करें, वहाँ पे अगर कोई भी विकास करवाना होता है, अगर हम सरपंच को बोलेंगे किसी भी चीज़ के लिए, तो वो एक ही बात बोलता है कि फंड पास नहीं होता है। तो ये फंड किस तरह से पास होता है? राज्य मतलब ग्राम पंचायतों में फंड की कभी ये कमी नहीं रहती। हाँ ठीक है, उसका आने जाने का समय थोड़ा ऊपर नीचे रहता है, लेकिन अगर इच्छा शक्ति हुई तो फंड कहीं अपने सामने बाधा नहीं आता विकास में। क्योंकि अब क्या होता है कि बहुत सारे सरपंचों की अलग अलग थीम है, किसका इंटरेस्ट कौन से कामों में, किसका इंटरेस्ट कौन से कामों में, वो उसके ऊपर निर्भर करता है। बाकी मैंने जब 10 साल में जो पंचायत संभाली है, मुझे यहाँ तक जहाँ तक समझ में आ रहा है फंड विकास में कोई बाधा नहीं बनती। इसका प्रोसेस क्या होता है? अगर कोई भी आप प्रोजेक्ट अप्रूव करा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, इसका प्रोसेस क्या होता है? कैसे क्या होता है सारी चीज़ें? सारी चीजें अनुमत है। जो भी अगर आप काम की जो मांग होती है कि हमें ये चीज, आज जैसे बहुत सारे धर्म स्थान होते हैं, धर्म स्थान के बाद में सबकी डिमांड होती है कि हमारी सराय बन जाए, तो वो हमारे अनुमत कार्य है। हमारा भगवान की जगह ना बन के रहे, उसके पास में हम छाया स्थल बनाते हैं तो राइट है, उसमें राइट ऑफ में वो स्वीकृत हो जाते हैं। हमारा नाली बनानी है, नाली हमारी स्वीकृत है, रोड बनानी है, रोड हमारी स्वीकृत है, लाइट लगानी, लाइट हमारी स्वीकृत है, हमें कोई गार्डन बनाना वो हमारा स्वीकृत है, हमारे स्टेडियम बनाना स्वीकृत है, हमें और कोई एंडामेंट करना है नहीं ग्राम पंचायत में, तो सारा अनुमत है सारा सरकारी। और अनुमत कार्य में आपके स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो जो आपकी गांव की डिमांड है वो धीरे धीरे आप पूरी कर पाओगे। डेवलपमेंट के दौरान सबसे बड़ी रुकावटें क्या आती है इसमें? जैसे ये क्या, जब भी हम कोई काम करना चाहते हैं तो गांवों में सबसे बड़ी मूल समस्या जो आती है ना, जैसे हमें किसी चीज को चिन्हित किया कि भाई यहाँ ये चीज बनेगी तो वहाँ इसका उचित लाभ मिलेगा, तो वो जगह ऑलरेडी अन्य विभाग में लैंड हो रखी है, जैसे बिलानाम हो गया, चारागा हो गया, ये सेत्रा हो गया, तो लैंड की अवेलेबिलिटी नहीं होती, वो भी हमारी एक बाधा बन जाती। कुछ जो पहले पूर्व सरपंच थे उन्होंने इस जगह को पूरे गांव को वोटों के लिए बांट दिया, पूरे गांव, जिसकी मूलभूत सुविधा होती है एक परिवार को रहने लिए 50x50 का अगर उसको हाउस मिलता है तो उसकी मूलभूत सुविधा हो जाती है, लेकिन वहाँ 1-1 बीघा दे दिया। तो अब क्या होती है, जैसे आबादी भूमि नहीं होती तो वो डेवलपमेंट में रोड़ा बनती है। हमें अब सरकारी कर्म हर साल सरकार कुछ न कुछ एक प्रोजेक्ट बना के भेजती कि ये गांव में इम्प्लीमेंट करो। अब हम गए उसको करने के लिए तो जगह नहीं, अब जगह नहीं तो वो काम हो नहीं पाता, नहीं हो पाता तो वो लैप्स हो जाता वापिस, अब हम वंचित रह जाते उसमें ले। तो हमारे लैंड बहुत सारी प्रॉब्लम आती है इसे विकास में। अगर हम हमारे गांव की बात करें या किसी और गांव की बात करें, तो अक्सर वहाँ पे नालियों की प्रॉब्लम होती है, रोड की प्रॉब्लम, मूलभूत सुविधाओं की कमी होती है। अगर हमें एक नॉर्मल पर्सन की तरह डेवलपमेंट कराना है कि नालियाँ है, रोड है, तो ये चीज़ हम कैसे करवा सकते हैं? अब उसके लिए सबसे पहले सरपंच साहब को ग्रामवासियों के साथ बैठ के इसका एक ग्राम विकास का, जो अपन गांव में जो विकास करते हैं उसका मैप बनाना पड़ेगा। मैप बना के उसको सिटी पर सिटी दर क्या प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब अगर आप कोई सरपंच आएगा मैं एक ही साथ सारी समस्या सॉर्ट आउट कर दूं तो कभी नहीं हो सकती जीवन, वो वहीं उलझ के रख जाएगा, कभी सारा करके बैठ जाएगा, कर ही नहीं पाएगा। तो वो क्या, पहले सबसे पहले अपने थीम बनानी पड़ेगी और पूरा एक रोड गांव का विकास का मैप बनाना पड़ेगा। हम यहाँ से घुसेंगे, यहाँ से यहाँ तक तैयारी करेंगे, यहाँ से यहाँ तक पहले एक बार इस प्रोजेक्ट को ओके करेंगे। धीरे धीरे हमारे पास एक साथ तो फंड आता नहीं, हमें पार्ट सेंशन आती है, तो उसी के माध्यम से हम क्या, हमारा इतना पैसा इस साल आएगा, इस साल से ये सॉर्ट आउट करेंगे, इसको इतना सा डेवलपमेंट करेंगे, फिर अगले साल इसको लेंगे, फिर उसको लेंगे, तो ताकि धीरे धीरे हम 5 साल में
अच्छा काम कर सकते हैं और कुछ हद तक हम प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। नहीं, जैसे अभी तो आप अपनी बता रहे थे, लेकिन मैं उन सरपंच की बात कर रहा हूँ जो विकास करने नहीं चाहते, सोच उनकी यही रहती है, तो उनसे कैसे विकास करवा सकते हैं? ये तो अब उनके नेचर में है, ये तो मैं उनके लिए तो मैं हाँ, क्या बोल फिर भी सकता कुछ हूँ। कैसे करवा सकते हैं अगर कोई करवाना चाहे फिर डेवलपमेंट तो? ये तो अगर वहाँ एक्टिव होता तो होता है, काम होने को दिक्कत ही क्या है। गाँव वालों को एक्टिव रहना पड़ेगा। एक्टिव रहना बस जनता के हाथ का काम है, क्योंकि सारा विकास का कार्य ग्राम पंचायत से स्वीकृत होता है, ग्राम पंचायत से प्रस्ताव तैयार होके जाते हैं, ग्राम पंचायत से जो प्रस्ताव बनेगा वही आगे लागू होगा। अक्सर लोग कहते हैं कि सरपंच सिर्फ पैसे खाता है, तो आपने इससे आगे बढ़ के डेवलपमेंट कैसे किया? देखो ये जनता का कहना बिल्कुल सत्य भी है, क्योंकि उनका एक थ्योरी बनी हुई, क्योंकि देश आजाद होने के बाद में उन्होंने कोई नवाचार देखा ही नहीं, कि पर्टिकुलर ये देखते आ रहे हैं, नाली बनाई नाली टूट गई उसके बाद कुछ नहीं, रोड बनाया रोड उखड़ गया उसके बाद कुछ नहीं, लाइट लगाई बंद गई, बिल जमा नहीं हुआ लाइट बंद हो गई। तो सरकार जनता के सामने तो वही हुआ ना कि भाई आपने पैसा लगाया, उसकी सुविधा उनको नहीं मिली, तो उनको यही लग रहा है कि भाई इन्हीं पे सरकार के पैसा उठा के सरपंच खा रहे हैं। तो उनका सोचना सही है, लेकिन हमारा जो सोचना है, हमने जैसे लाइट लगाई तो हमारा निश्चित रूप से भाव ये था कि 10 साल तक जब तक हमारे को कार्यकाल मिला तब तक हम उनको वो सुविधा प्रोवाइड कराते रहे, ताकि उनको ये उसकी सुविधा का लाभ मिले। नाली बनाई, नाली का हमने इश्यू खत्म कर दिया, सीवरेज डाल दी तो उनको मालूम है हमारे निश्चित रूप से हमारे घर की समस्या खत्म हो। तो हमने उनका कहना वहां तक सार्थक नहीं होगा कि पैसा खा लिया हमने, उनका कहना ये होगा कि हमारा अच्छा काम हो गया, ठीक है, हमने उसको रोड को कवर कर दिया, रोड बनी हुई, रोड में भी हमने क्या ब्लॉक रोड बनाए, तो सारे जैसे अगर किसी को घर को छोटा मोटा कोई काम करना भी रहा तो एक ब्लॉक को कट किया, सारे ब्लॉक निकाले, आपने अपना काम किया, नीचे अंडरग्राउंड वापिस ब्लॉक लगा दिया, तो ताकि उनको भी ये नहीं लगे कि सरपंच बार बार इसी रोड को कर करके पैसा खा रहा है। तो ये सब चीजें वो उनका सोचना अलग है, हमारा काम करने का तरीका अलग है, तो उसमें ये मैं उनका मिथ्य सत्य ये है ना वो खत्म कर सकता हूँ, कि मेरे यहाँ पंचायत से अगर कोई कहता है कि ये पैसा खा रहा है, ये तो क्या भावना बनी हुई, ये डर रहा है, वो कभी नहीं खत्म होगा। पर लेकिन अब मैंने जो काम करके दिखाया है उसमें चैलेंजेबल हूँ मैं, कि शायद कोई कह दे मेरा कि इसमें कोई पैसा कहीं भी एमबी होगी तो लाख रुपए सेंक्शन है तो वहाँ 1.5 लाख का काम मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। और इस डेवलपमेंट के दौरान आपको लोकल पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ता है? निश्चित रूप से करना पड़ता है, और सबसे बड़े क्या है कि ये जो पंचायती राज में नेगेटिव विचारधारा गांव सबसे ज्यादा गांवों में बसती है। तो अब जैसे कोई भी जैसा अब मैं आप मुझसे पूछ रहे हो कि इसका क्या बेनिफिट है, अब जहाँ वो सिटी में जाके देखे तो आज मालूम पड़ा स्टेडियम में आज 200 लड़के तैयारी कर रहे हैं। अब यहाँ नेगेटिव विचारधारा वाले लोगों को क्या मानसिकता है कि तो बोर्ड लगा के पैसा उठा के खा गया। अब उसको ये मालूम नहीं जब 4 लड़कियां भी स्टेट खेल के आई तो 4 परिवार कम से कम गवर्नमेंट कर्मचारी बन जाएंगे, तो वो बेनिफिट नजर नहीं आता। जब संसाधन तैयार हुआ तो उसका यूज हुआ, यूज होने के बाद में हमारे गांव वालों को लाभ हुआ, लेकिन उनकी नेगेटिव विचारधारा सुबह से शाम तक वही कहते रहते गांव में कि ये खा गया खा गया खा गया, वो उनको अपन नहीं बदल सकते, और उनके बच्चे उसका फायदा ले रहे हैं। जो नेगेटिव विचारधारा गांव में बैठ के करते हैं ना, तो वो उनका बच्चे बच्ची उनकी माता बहनें सारा इसका गांव का लाभ ले रही है, लेकिन अब उनकी विचारधारा को अपन चेंज नहीं कर सकते, और उनकी तरफ अगर ध्यान देंगे तो गांव का विकास भी नहीं कर पाएंगे। हम अपनी जगह सही है, काम हमारा सही है, तो उस विचारधारा को हम अपने उसका ध्यान नहीं देते उसकी तरफ, और हम आगे बढ़ते रहते। और एक पंचायत को टोटल कितना बजट मिलता है? हमारा 2 तरह का फंड है, टीएफसी और एफएफसी। दोनों क्या होते हैं? दोनों जनसंख्या के आधार पर फंड मिलता है हमें, और जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ती जाती है हम यहाँ से प्रस्ताव तैयार करके भेजते हैं, उसी तरीके से फंड भी इंक्रीज होता है। और नरेगा हमारा ऐसा एक संस्था मतलब गांव को डेवलप करने में ऐसा सरकार ने बहुत अच्छा कानून बनाया है। हम गांव में जो भी करना चाहें, एक नरेगा एक ऐसा माध्यम है, तो वो सारा काम हम यहाँ से गांव को अग्रसर कर सकते हैं विकास में। सरकार की तरफ से कोई रुकावट नहीं है, बस यही है कि हमारी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अक्सर जो सरकारी पोर्टल्स होते हैं ना, वहाँ पे दिखाया जाता है कि अगर कोई भी काम हुआ 5 या 10 हज़ार का काम होता है, कोई सफाई करे या कहीं पेड़ कटवाए, तो रियल में तो उसकी कॉस्ट होगी 5 से 10 हज़ार, लेकिन अगर हम पोर्टल पे देखें ना 50 हज़ार से 1 लाख तक भी लिखे हुए होते हैं। उसमें ऐसा है ना सर, हमारी जो पोर्टल पे जो हमारी जो ग्राम सभा ये जो हमारी योजना होती है ना जीपीडीटी, हम वो उसमें डालते हैं पोर्टल पे कि हमारा गांव को अगर हम सफाई करेंगे तो अनुमानित लागत हमारे को 50 हज़ार का खर्च आएगा।
50,000 हम वो डालते हैं, और जो आप लोग देखते हो उसमें देखते हो कि 50,000 पंचायत ने उठा लिए। पंचायत नहीं उठाती वो पैसा। हमारे को अगर जीपीडीपी में वो 50,000 नहीं डालेंगे तो हमें 10,000 का खर्चा करने के बाद अगर हमें जरूरत पड़ी वापस सफाई करानी पड़े तो फिर हम कहाँ से कराएंगे? अभी जो जनता देखती है वो जीपीडीपी देखती है, जनता ये नहीं देखती कि खर्चा क्या हुआ। खर्चा तो हमारे पास है ना, आप आरटीआई लगा सकते हो, आप किसी माध्यम से मांग सकते हो हमारे से कि हमारा वास्तविक खर्चा क्या है। आपको ऑनलाइन जो दिखेगा वो हमारी जीपीडीपी दिखेगी, जीपीडीपी में हमारा खर्चा नहीं दिखेगा। जीपी खर्चा अगर आपको चाहिए तो आप ग्राम पंचायत से आरटीआई के तहत मांगो, ग्राम पंचायत में आप कोरम के माध्यम से मांगो, किसी के माध्यम से आप ग्राम पंचायत में आके मांगो, आपको ओरिजिनल खर्चा वहां मिलेगा, क्योंकि ये एक भ्रांति है। जैसे कि अगर मेरे को पता करना है मेरे पंचायत में कितना विकास हुआ, या सरपंच बता रहे इतना विकास हुआ, या भ्रष्टाचार का पता करना है, तो भ्रष्टाचार का मैं कैसे पता कर सकता हूँ? बिल्कुल, आप निश्चित रूप से ग्राम पंचायत की आरटी लगाइए, आरटी के तहत आपको पूरा खर्चा मिलेगा, आपको कहाँ-कहाँ पैसा खर्च हुआ, कहाँ-कहाँ किस मद से खर्च हुआ, ये सारी जानकारी आपको आरटी के तहत ग्राम पंचायत अवेलेबल कराती है। अगर हमें लगता है कि सरपंच भ्रष्टाचार कर रहा है या कुछ कर रहा है, तो उसके खिलाफ कोई एक्शन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते ना आप। क्या कर सकते बिल्कुल, आपको सबसे पहले हमारी पंचायत समिति है, आपको लगता है कि भाई सरपंच भ्रष्ट है, सरपंच भ्रष्टाचार फैला रहा है, तो सबसे पहले आप ग्राम विकास अधिकारी को आप प्रार्थना पत्र दो कि इसकी जानकारी दो हमें। उससे अगर नहीं होता है फिर हमारी पंचायत समिति है, पंचायत समिति से नहीं होता तो हमारा जिला परिषद है, जिला परिषद है तो संभागीय आयुक्त है। आप कहीं पे भी किसी भी माध्यम से जाकर हमारी ग्राम पंचायत की जानकारी ले सकते हो। ये पारदर्शी का कार्यक्रम है। ये तो क्या कि लोगों में एक वो है कि हमें ये नहीं मिलता है। बाकी सरकार ने इतने एंडामेंट बना रखे हैं कि भाई आपको जिसकी जो जरूरत है, जिस खर्चा आप मांगोगे उसका तो आपको मिल जाएगा। बस आपको नॉलेज होना चाहिए कैसे क्या करना है। बिल्कुल, बस इसका सही ज्ञान होना चाहिए, उस सही ज्ञान के माध्यम से आप सारी जानकारी ग्राम पंचायत की आप सेल्फ रख सकते हो। और तो क्या फिर सरपंच हट जाता है अगर उसके खिलाफ होता है भ्रष्टाचार? अगर कोई जानकारी आपकी भ्रष्टाचारी और इसमें आप लिप्त तो मिलोगे तो निश्चित रूप से आपकी सरपंच जा सकती है। तो इसके बाद वापस कैसे चुनाव होते हैं या कैसे चिन्हित करते हैं नया? नहीं, अभी जो हमारा भ्रष्टाचार में लिप्त अगर हट गया तो ये कार्यकाल के लिए तो नहीं बन पाएगा। उसकी जगह आपको उप सरपंच को देना पड़ेगा दायित्व, और समय रहते अगर सरकार के पास समय है और कार्यकाल बचा हुआ है तो चुनाव करा देगी वापस। और अब आप लाछुड़ा के लिए और क्या क्या डेवलपमेंट के बारे में सोच रहे हैं? बहुत कुछ बाकी है सर इस गांव में। अभी तो हमारा जिस देश आजाद हुआ उससे मतलब उन योजनाओं का हम 10% ही फायदा ले पाए। अभी भी 90% ऐसी योजनाएं हैं जिनको इस गांव में इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि एक हमारा एक निर्धारित फंड और निर्धारित सिस्टम होता है, तो उसको हमने सदुपयोग करके अभी भी ऐसी योजनाएं बाकी है, 90% योजना अभी भी बाकी है जिसको अभी धरातल पे उतारना है। बहुत कुछ इस गांव में करना है, और अगला लक्ष्य जो मैं लेकर चलूंगा, अगर मुझे ग्रामवासियों ने मौका दिया तो मैं इस गांव को बिजली मुक्त करने की जो तैयारी में लगा हुआ हूँ। मैं प्रोजेक्ट तैयार कर चुका हूँ, और हर गांव हमारे जो बिजली की जो कनेक्शन है हम बिजली लोगों को देंगे, हम बिजली विभाग को बिजली देंगे, ऐसा हमारा एक प्लान तैयार किया हमने। ग्राम पंचायत उससे एग्रीमेंट करेगी और हम यहीं से बिजली उत्पादन करेंगे और गांव को फ्री निःशुल्क बिजली देंगे, ताकि आगे जाके हम बिजली विभाग से भी इस पंचायत को आए हुए और हमारा गांव पूरा बिजली मुक्त हो जाए सोलर एनर्जी से। सोलर एजेंसी से। जी। और प्रोजेक्ट भी हमने तैयार किया है, अब कुछ एग्रीमेंट होना है, अगर आशीर्वाद मिलता रहा तो कुछ और नवाचार होते रहेंगे। जैसे कि आपने बताया कि आप पूरे गांव में सोलर करवाना चाहते हो, तो ये विजन बताओ कि कैसे क्या करोगे इसमें? अभी सर पंचायत के साथ में सोलर कंपनियां एग्रीमेंट करेगी। मैंने प्रस्ताव बना के भेजा, जो हमारी टॉप 10 कंपनियां जो अभी सोलर की जो काम कर रही है, ग्राम पंचायत की रसोई में ग्राम सभा में प्रस्ताव लिया, और उस प्रस्ताव लेने के बाद में मैंने एक पूरी उसकी फंडिंग वगैरह और सारा हमारा जगह की लोकेशन का और हमने सबने ड्राफ्टिंग करके कंपनी को भेज दिया। वो कंपनी हमारे से ग्राम पंचायत से एग्रीमेंट करेगी, वो प्लांटेशन यहाँ लगाएगी, हम उसको रेंट पे हम जगह देंगे, वहां से एनर्जी पैदा करेंगे, और कुछ संयंत्र हमारा ग्राम पंचायत का लगाएगी, उन्हीं के साथ में ग्राम पंचायत खुद बिजली पैदा करेगी। वो बिजली हम ग्राम पंचायत हमारे गांव वालों को देंगे, हम हमारी ग्रिड को देंगे, ग्रिड से हमारे को पूरे गांव को मिलेगी। और कुछ हम ऐसे जो ग्रामवासी होंगे जो इंटरेस्टेड होंगे कि भाई हमारे छत के ऊपर लगाएंगे, तो उनका भी हम मीटर लगा के जो सरकार अभी व्यवस्था कर रही है उसी माध्यम से हम पूरे गांव में छत पे भी वो सोलर का लगाएंगे, और हमारा निजी पंचायत का सोलर प्लांट लगाएंगे, ताकि हम लोग जो पैदा करेंगे वो हमारी गांव को हम फ्री में देंगे।
एक्स्ट्रा जो पैदा करेंगे हम बिजली विभाग को देंगे। इससे हमारी आय भी बढ़ेगी और गांव वालों का पैसा भी बचेगा। ये हमारा अग्रिम लक्ष्य है। अगर हमें मौका मिला तो निश्चित रूप से इस गांव को बिजली युक्त कर देंगे। अभी वैसे भी अगले सरपंच के चुनाव आने वाले हैं, तो जो अभी गांव के लोग हैं तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है कि किसी को वोट देने से पहले उनको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे एक सही प्रतिनिधि को चुनना चाहिए? मेरा तो सबको यही, ग्रामवासियों को ये संदेश देना चाहूंगा कि अगर राजनीति के माध्यम से अगर किसी को वोट दे रहे हो तो वो वोट के लायक नहीं। अगर इस काम को सेवा के रूप में अगर कोई अपना आपके गांव के बीच में आ रहा है और वोट मांग रहा है तो निश्चित रूप से इस सरपंच पद को सेवा कार्य समझकर अगर कोई आता है तो उसको वोट देना चाहिए और उसकी सेवा का रिजल्ट भी देना चाहिए और उससे सेवा का पूरा लाभ भी लेना चाहिए। और उसके पहले जो सरपंच प्रतिनिधि बनना चाह रहे हैं उनको भी सबसे पहले राजनीति से ऊपर उठना पड़ेगा और उनका उद्देश्य यही होना चाहिए कि भी मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ तो जनता की सेवा करूंगा और जनता के लिए मैं हमेशा तैयार रहूंगा, तो उन्हें जनता वोट का हकदार माने। अगर वो जनता के बीच में जाएगा और वोट मांगेगा और वोट अगर आप सोच समझ कर नहीं दे पाओगे तो फिर वापस वो पुनरावृत्ति में चले जाओगे और फिर वापस जो गांव का डेवलपमेंट हुआ वो भी बैक में चला जाएगा। तो अगर किसी को भी जो प्रतिनिधि आते हैं और उसमें सेवा के भाव दिख रहे हैं तो आप निश्चित रूप से आपको सेवाभावी आदमी को वोट करना चाहिए और जनता को हमारे जो जिस प्लेटफॉर्म पे हम छोड़ रहे हैं, जिस प्लेटफॉर्म पे हम देख रहे हैं इस लाचुड़ा को, तो उनको उसी आधार पे जो निश्चित रूप से अच्छी बुलंदियों पे ले जाए उनको वोट करना चाहिए। वोट देने से पहले अब ये ध्यान रखना चाहिए कि अभी क्या करते कि जातिवाद देखते या अपनी फैमिली का देखते किसको वोट दे, ये चीजें नहीं देखनी चाहिए। ये हमारे में कुरीतियां बहुत ठूस ठूस के भरी हुई। अब हर आदमी आज के युवा है, आज के युवा को अगर आप गुमराह कर रहे हो, आपको आपके गांव में डेवलपमेंट हो रहा है, आप तो जाति के नाम से गुमराह कर रहे हो कि ये तो अपने कास्ट का है, इसको जिताना, ये अपने उसका है, ये अपना उसका भतीजा लग रहा है, ये अंकल लग रहा है, ये उसका परिवार का मेंबर है, इसके 300 वोट इस समाज के हैं, ये तो हार जाएगा, तुम उधर क्यों भग रहे हो, तुम इधर आओ। तो ये सब चीजें तो मतलब बहुत ही बड़ी कुरीति है अपने। अगर आपको शिक्षा ले ली है और आपने जब वोट का 18 साल के बाद में आपको अधिकार मिल गया है, उस समय से आप वोट देते आ रहे हो, अगर आप वोट का आकलन नहीं कर पा रहे हो, आपके पास तो एक ही ताकत है केवल वोट देने की। अगर उसी को भी आप पैसों के प्रचार में गंवा रहे हो, आप जातिवाद में गंवा रहे हो, आप अंधविश्वास में गंवा रहे हो, तो फिर आपका कोई महत्व नहीं। लोकतंत्र ने आपको जो ताकत दी उसका कोई उद्देश्य नहीं। आपको जब शिक्षा भी ले ली है और आपको ताकत दे दी वोट देने की, तो निश्चित रूप से अपना आकलन होना चाहिए, अच्छी तरह से आकलन होना चाहिए कि जिसको मैं वोट देने जा रहा हूँ वो हमारी गांव की सेवा कर भी पाएगा कि नहीं कर पाएगा, वो गांव का उत्थान कर भी पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो ये सब वोट देने वाले में लोकतंत्र ने जो हमें ताकत दी उसका उद्देश्य हमें समझना चाहिए और उस उद्देश्य के माध्यम से ही वोटिंग करनी चाहिए। कोई सा भी पार्टी हो, कोई सा भी कोई समर्थन का कैंडिडेट हो, लेकिन अपने विचार से, मन से विचार करके करना चाहिए वोट को, ताकि हमें लोकतंत्र की गरिमा को समझ में आए कि लोकतंत्र ने हमें केवल एक ताकत दी, वोट देने की। इस वोट के माध्यम से ही हम अच्छा बुरा व्यक्ति चयन करते हैं। तो फिर क्या है कि अगर हम इसी वोट को पैसों के लालच में, जातिवाद के लालच में, भाई भतीजावाद के लालच में अगर इसको वोट को डुबा देंगे तो हम ना तो गांव का विकास कर पाएंगे, ना देश का विकास हो रहे हैं, ना किसी का विकास कर पाएंगे, ना सेल्फ अपना खुद का सर्वांगीण विकास कर पाएंगे। अभी क्या होता है कि जैसे बहुत सारे लोग पैसों में बिक जाते हैं, उनको इतने पैसे दिए जाते हैं, उनको ये समझना चाहिए कि अगर कोई पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, अगर 50 लाख कोई लगा रहा है तो सबसे पहले उसको वापस 50 लाख रिकवर करेगा, बाद में गाँव की सोचेगा वो कुछ भी। अभी इलेक्शन इसी तर्ज पे हो गया ना। अभी किसी को गांव में सरपंच बनना, 2 महीने से प्रचार करने लग जाता है, 1 करोड़ रख रखे मैंने, 60 लाख रख रखे मैंने के खर्च करने। अरे भाई 60 लाख तो हमें चुकाने हैं ना वापिस। फिर 60 लाख तूने रख रखे करके क्या करेगा? कोई जो चंद 4 आदमी आपके इर्द गिर्द घूमेंगे वही खा के मजे करेंगे आप। और जिसको आपने वोट से पैसा देके वोट लिया, जिंदगी भर उसका कभी काम नहीं करोगे आप तो हमेशा डराओगे कि साले पैसे से वोट दिया तेरा, तू मेरे पास कैसे आया। तो फिर आप कभी लीडर होके आपके सरपंच के सामने खड़े नहीं हो पाओगे। तब आप पैसे से वोट दे रहे हो तो सरपंच तो यही कहेगा ना कि भाई तू आया काम के लिए क्यों आया, विकास के लिए क्यों आया, मैंने तो पैसे दिए थे तेरे को। और अगर वो गलती से जीत भी जाएगा ना तो फिर उसकी यही सोच रहेगी कि मेरे को पैसे जमा करने, क्योंकि अगली बार उनको पता था अगली बार बने ना बने हम इस बार में पूरी, वो उसको जो पैसा खर्च करेगा वो एक बिजनेस के रूप में देखेगा। हाँ, ना बिजनेस के रूप में। जब हमने कोई एक दुकान खोली, आज उसमें दुकान में 10 लाख रुपए लगाए तो 10 लाख का बेनिफिट भी वहीं से लेगा ना वो।
रिटर्न तो तो अगर निकालेगा। सरपंच अगर 60 लाख बर्बाद कर रहा है अपनी पंचायती इसमें, तो वो 60 लाख तो पंचायत से ही लेगा ना वापस, तो वो बिजनेस हो गया उसका। कि वो 60 लाख लगा रहा है तो कम से कम उसका डबल तो लेगा ज्यादा। वो बिजनेस के रूप में अगर इसको पंचायत को देखेगा तभी अपने पे पैसा खर्च करेगा, बाकी क्यों करेगा। आप दोनों से बात करके बहुत अच्छा लगा और हम चाहेंगे कि जो व्यूवर्स देख रहे थे उनको भी इंस्पिरेशन मिलेगी और दूसरे गांव के सरपंच को भी इंस्पिरेशन मिलेगी कैसे गांव में विकास करना है। और बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों को। धन्यवाद तो आपका सर, हमारे अनुभव आपने साझा किए और हमें बहुत अच्छा लगा कि भी हमने जो विकास कार्य किए वो उसको आप एप्रिशिएट करोगे, और आपके माध्यम से अगर इस विकास कार्य को कहीं में हमारा मोटिवेशन होता है किसी को, तो निश्चित रूप से उसका लाभ मिलेगा और आपसे हमें ये प्रेरणा मिलेगी। अगर हमें बार बार समय समय पर आप याद करते रहेंगे तो हमें और कुछ सीखने को मिलेगा और हमारा मनोबल बढ़ेगा। तो सबसे ज़्यादा धन्यवाद आपका।